व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी या नेहरू, कौन है असली डिक्टेटर। डॉक्टर आनंद रंगनाथन सर होंगे इसके अंदर। TRP है द रौनक पॉडकास्ट। ओ भैया, करते हैं साथ में एंजॉय, बहुत कुछ पता लगेगा। तो हम इसको ना पार्ट्स में वो करेंगे रिव्यू। तो भैया अगर नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग करोगे तो हम जल्द ही लेके आएंगे उस पर भी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। 1 2 3 गो। तो फाइनली मेरे पॉडकास्ट को देखकर लोग कहेंगे कि रौनक, तुम्हारे पॉडकास्ट में आनंद आ गया। रौनक तो थी, अब आनंद भी आ गया। लवली, ये बढ़िया। पहले रुलाएगा क्या? गुड वन। और आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट किया है, एंटी नेशनल एक्ट क्यों किया आपने? मैं मोदी जी को एंटी नेशनल कह रहा हूँ। सरकार कर क्या रही है? सरकार का रोल क्या है? पिटाई, इनकी पिटाई करिएगा, जो ट्रोलिंग होगी मेरी ज़्यादा मत करिए, क्योंकि 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता जितना इनकी फटती है। यूपीएससी की कोचिंग करते हैं दिव्य कृति, दिव्य कार्ति कुछ हैं, कोच हैं विकास दिव्य की। जी। कोविड का प्रकोप चल रहा था, जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, दिल्ली वाले मर रहे थे डेल्टा वेव में। केजरीवाल जी अपना 50 करोड़ खर्च करके अपना शीश महल बना रहे थे। उनकी आत्मा जेल में है, वो जेल में नहीं है, प्लीज। ठीक सर। ये संदेश खाली में डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आएगी। मतलब लोग बार बार मोदी को क्यों वोट कर रहे हैं भाई? क्योंकि लोगों को ये दिख रहा है डेमोक्रेसी इज इन डेंजर एवर सिंस वी बिकेम अ डेमोक्रेसी। जो ये लोग कहते हैं हाय हाय मोदी आ जाएगा इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी चेंज्ड। मीडिया का एक सेक्शन है जो अगर मोदी की गलती भी है तो उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो नहीं दिखाता है, उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करता, वैसी चर्चा नहीं करता जैसी शायद हो सकता है केजरीवाल पे कर रही हो, राहुल गांधी पे कर रहे हो। वो अलग बात है कि अब जैसे बहुत सारे मेरे राइट विंग के मित्र मुझसे गुस्सा हो गए थे जब मैंने कहा कि ये बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है वॉशिंग, तो वो खुश हो। मैंने कहा धोबी घाट बन गया। ये चीज हमने बोली कि प्रोमो का पीस दे दिया कि आपको पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं। बिल्कुल भरोसा। क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने राहुल से पूछा? नहीं पूछा तो तुम भी सबसे बड़े दलाल हो भाई। सॉरी, भावनाओं में बह गया था। डरा दिया सर आपने। सारे लोग एकदम सन्न हो गए कि ना देश चुनौतियों से नहीं, हाँ किसी और चीज से जूझ रहा है। सर ये बढ़िया था। 20 जनरेशन ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद देखी, 21वीं जनरेशन वहाँ पे राम टेम्पल देखे। ये इसके लिए 21वीं जनरेशन लड़ी। जैसे मैंने कहा ना, लेफ्ट विंग ये दे आर नॉट एंटी नेशनल, दे लव देयर नेशन चाइना। तो ऐसी बात। और ये 2 सेकंड लगे। ये मैं बहुत बारीकी से बोलता हूं हमेशा। मैं अपने पन्ने देख रहा था, मैंने बोला ये क्या बोल दिया भाई। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी ने जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत का सबसे बड़ा डिक्टेटर बोला है, क्योंकि लोगों को फैक्ट्स चाहिए। सच्चाई है, बहुत चीजें ये सब लिबरल चचा जी ने किया। पेड़ कट करो भाई। बहुत चीजें हैं, चलने दो। इस देश को आगे चलते हुए जानना होगा, और इस पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक वी हैव डिस्कस मोस्ट ऑफ इट। रौनक, ऑलमोस्ट वी आर द रियल ऑपोजिशन यार। एक चीज लेके आए हम जी, बेबाक, तो हम ही ऑपोजिशन हुए ना। और ये सनातन धर्म को जो इतनी गालियां दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एवरीथिंग इज बीइंग लॉज्ड हियर। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज वैक्सीनेटिंग 1 बिलियन इंडियंस ट्वाइस ओवर विद इन अ ईयर। दैट्स, आई वुड से, इंडिपेंडेंट इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। CAA कांग्रेस का था ये। दे डिमांडेड सिटीजनशिप फॉर बांग्लादेशी माइनॉरिटीज। बांग्लादेशी माइनॉरिटीज कौन? मुस्लिम तो नहीं है ना, हिंदूज, क्रिश्चियन और ये सब है। कांग्रेस डिमांडेड इट, लेकिन मोदी ने पूरा किया तो हाय हाय ये करो। बात कांग्रेस की है, राहुल की नहीं है। राहुल तो बेचारा बच्चों की तरह जो बोल, उसको खुद समझ नहीं। क्या करो राहुल भैया? हाँ, इसको काट दो भाई जरा। सर दूसरा ही एपिसोड है पॉडकास्ट का, प्लीज थोड़ा रहम कर। गरीब जनता कैमरे के उस साइड भी बैठी है। फोन सर वापस दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो गए तुम जेल में गए। मैं ये कहाँ आ गया? मैंने ये किसको बुलाया? अब मैं ये जब इसको एडिट कर रहा हूँ ना, तो मैं सोचूंगा इसमें क्या रखूँ। डाल देना, देखते हैं, गालियाँ पड़ेंगी। सह लेंगे थोड़ा। सह लेंगे पार्टनर। ये पॉडकास्ट पूरा देखना बनता है, गजब ही होने वाला है। दोस्तों नमस्कारम, द रौनक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं ही हूँ रौनक, और आपको आज के एपिसोड में मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अकेले 15-20 लोगों का टैलेंट खा लिया है। ये एक जाने माने साइंटिस्ट हैं, टीवी डिबेट्स का फेमस चेहरा भी है। ट्विटर पर सबसे ज्यादा थ्रेड्स चलाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर है। और इनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि ये बर्नॉल के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि अपनी बातों से जितना इन्होंने दुनिया की जलाई है
उतना कोई क्या ही जलाएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए, वेलकम कीजिए लेखक, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सोशल मीडिया के एक बहुत ही शानदार इन्फ्लुएंसर एंड जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स बोलकर हमेशा 30 सेकंड से ज्यादा लेने वाले डॉक्टर आनंद रंगनाथन। हाय रौनक, कैसे हैं आप? बस कर पगले रुलाएगा क्या? वैसे आपने जो जो बोला था, मैंने अगर इतने कॉम्प्लीमेंट्स में से 2% मेरी बीवी भी मुझे दे दे, मेरी जिंदगी सुधर जाए। गुड वन। पर आपने जैसा बोला था ना, मैंने ठीक वही बोला ना। या 50 रुपीज काटने पड़ेंगे? हाँ, काटने पड़ेंगे, थोड़ी ओवर एक्टिंग कर ली। बट वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आप पॉडकास्ट पर आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी बात आपसे करेंगे। बिल्कुल। सो फाइनली मेरे पॉडकास्ट को देखकर लोग कहेंगे कि रौनक, तुम्हारे पॉडकास्ट में आनंद आ गया। रौनक तो थी, अब आनंद भी आ गया। लवली, ऑन द स्पॉट। वेलकम। और एक बार सवाल इससे पहले मैं पूछूं, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आता है, इकोनॉमी को लेकर आता है। $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो गई है लगभग, फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट में ही आते हैं। डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं और करेंगे तो उस दिशा में जल्दी आगे बढ़ेंगे? बहुत ही अच्छा, और पहला सवाल ही इतना डिफिकल्ट पूछ लिया रौनक। आगे अब मुझे घबराहट हो रही है कि अगले 1 घंटा कैसे बीतेगा। नहीं, बट बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है ये। इंग्लिश में बात करूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। देखिए, हमारे जितने भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, मैं इकोनॉमी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन वो अभी ठीक डायरेक्शन में है। स्टॉक मार्केट अगर आप देखें, BSE सेंसेक्स 75,000 क्रॉस कर गया पहली बार। 2014 में जब मोदी जी आए थे 25,000 था। इन्फ्लेशन देखें 4.9% है, 2014 में 10 to 11% हुआ करता था। FDI देखें आप, फॉरेक्स देखें 650 बिलियन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4 मंथ हाई, व्हीकल सेल्स हाईएस्ट एवर 4.1 मिलियन, GST कलेक्शन सेकंड हाईएस्ट एवर। सो सारे पैरामीटर्स जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 3.1% लास्ट ईयर, दे आर लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन फिर भी थोड़ी सी मन में वो होती है कि यार, जैसे आपने कहा 3 ट्रिलियन 3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी जितनी भी है, लेकिन GDP पर कैपिटा तो उतना ही है। व्हाट मैटर्स इज नॉट GDP एसेंशियली, व्हाट मैटर्स इज GDP पर कैपिटा, जो कि $2,500 है। PPP अगर आप लें GDP पर कैपिटा तो नियरली डबल हो गया है पिछले 10 सालों में, विच इज़ ग्रेट। 3,800 से 6,400 समथिंग हुआ रुपीज़। आपका सवाल ये कहता है कि और क्या करना चाहिए कि हम अभी भी डेवलपिंग, मतलब जब से होश संभाला है तब से इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी वही पढ़ रहे हैं। मैं 50 का हो गया, वहाँ 55 के हैं, सीधे वही पढ़ते जाए। सॉरी, डिड दैट डिस्टर्ब? थोड़ा सा डबल हो गया। PPP की तरह। PPP की तरह। ठीक है। तो इससे हम डेवलप कब होंगे जी? 1997 में डॉक्टर कलाम जो कि हमारे प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक विजन 2020 बनाया था कि 2020 तक इंडिया सुपर पावर हो जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगी। 2020 तो निकल गया, कोविड भी आ गया उसी साल। कोविड भी आ गया, सब कुछ हो गया उसी साल पर। मुझे लगता है इसका कारण बहुत सिंपल है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। लोग कंफ्यूज्ड हों फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर सरकारें कंफ्यूज्ड हों वो डेवस्टेटिंग होता है। मुझे लगता है हमारी सरकारें कंफ्यूज्ड हैं कि उनका रोल क्या है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे ठीक डायरेक्शन में भागने के लिए हम चल रहे हैं, भागने के लिए हमें ये कन्फ्यूजन हटानी होगी सरकारों से। लोग कंफ्यूज हो फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता, दे कैन बी डायरेक्टेड। लेकिन अगर सरकारें कंफ्यूज हैं कि उनका असली रोल क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्लीज। वन थिंग दैट एंडियर्ड मी टू नरेंद्र मोदी जी, 2013 में उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। मुझे बहुत ही अच्छी बात, मुझे लगा देखो पहली बार एक लीडर आया है जो कि सच बोल रहा है कि सरकार का काम नहीं है कि बिजनेस चलाएं, भाई उनका कोई बिजनेस ही नहीं है उसमें। उन्होंने ये बात रिपीट करी 2017 में, 2019 में, 2022 में भी मोदी जी ने ये बात रिपीट करी है, गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में ऑल दैट हिज गवर्नमेंट इज डन इज टू बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेसेस। क्या ये रोल होना चाहिए सरकार का? अब मैं आपको बताता हूँ, करण भसीन एक बहुत ही अपकमिंग ब्रिलियंट यंग इकोनॉमिस्ट है, उनके साथ मिलके हमने टैबुलेट किया कि हमारे देश में कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, स्टेट और PSU जी। 1830 हमारे पास पब्लिक सेक्टर PSUs हैं, 400 उसमें से नॉन फंक्शनल हैं। हमारी बजट का लाखों करोड़ों रुपया, इनफैक्ट 2-3 साल पहले
21% ऑफ आवर एनुअल एलोकेटेड बजट अलाउंस जो निर्मला जी देती हैं हर साल, अब तो बढ़ गया है, 40-45 लाख करोड़ हो गया है, पहले 29-30 लाख करोड़ था। 21% उसका इन PSUs को तरफ जाता था। कैपिटल इन्फ्यूजन ले लीजिए, कुछ सैलरीज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 400 नॉन फंक्शनल है। क्या ये सरकार का काम है? आपके NPAs ले लीजिए बैंक का, आपने राइट ऑफ किए 14 लाख करोड़ राइट ऑफ किए, लोन्स किए। सरकार का ये रोल नहीं है। अब मैं वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। अगर हमारे देश में वेलफेयरिज्म ना हो तो लाखों लोग, मतलब टेंस ऑफ मिलियंस वुड बी वाइप्ड आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का रोल है कि हेल्थ सब्सिडाइज करे, एजुकेशन, टॉयलेट्स बनाए, ये सब रोल सरकार का है, मैं मानता हूं, बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। अगर कोविड के टाइम में रौनक जी 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना नहीं दिया होता 3 साल तक, तो कितने मिलियंस लोग मर गए होते, वाइप आउट हो गए। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वेलफेयर इज ओनली पॉसिबल इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यू हैव टू जनरेट मनी इन ऑर्डर टू स्पेंड इट। सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी, यू कैनॉट डू सोशलिज्म इन अ सोशलिस्ट सेटअप, और वही हो रहा है हमारे यहाँ। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा जो मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, मुझे उसका आंसर नहीं मिला, आप शायद दे दें कि आप बताइए पिछले 75 सालों में जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, एक पॉलिसी बता दीजिए गवर्नमेंट की दैट हैज हेल्प्ड इकोनॉमी एंड बिजनेसेस मोस्ट। पॉलिसीज बहुत आती हैं पर बिजनेस में हेल्प करने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब इजीएस्ट वुड यू से, लिबरलाइजेशन हुई थी 1991 में। भाई उसने पूरे शैकल्स खोले, और कई लोग GST कहते हैं। बहुत सारे लोग इकोनॉमी बेस्ड पॉलिसीज बताते हैं कि हाँ भाई ये खुला, वो खुला। आपको पता है मेरे जहन में सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, एक पॉलिसी, वो थी मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील्स एवरी डे रौनक 130 मिलियन इंडियन स्कूल किड्स वो स्कूल जाते हैं, वो पढ़ें स्कूल में इसलिए जाते हैं, उनको गर्म खाना मिलता है इसलिए जाते हैं। ये पॉलिसी है। ये सरकार, ये बिजनेस से कहीं से भी लेने देना नहीं है अगर आप सोचें एक तरह से। ये तो लेकिन ये आपको दर्शाता है कि हम उनको एजुकेटेड बना रहे हैं, हम उनको मोर न्यूट्रिशियस खाना दे रहे हैं, they are becoming healthier, they are becoming more educated, they are becoming wiser, we are creating a better labor force। और एक ये है गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि आप बिजनेसेस बनाएं, उन बिजनेसेस चलाएं। गवर्नमेंट का काम ये है कि आप फैसिलिटेट करें कि बिजनेसेस प्रॉस्पर कैसे हो प्रॉस्पर। उनको आप एक ऐसी लेबर फोर्स दीजिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, जो कि एजुकेटेड हो, जो कि हेल्दियर हो। हमारी अभी रेडी लेबर फोर्स है 515 मिलियन स्ट्रॉन्ग, उसमें 44% रौनक एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 15 to 15.5% टू आवर GDP। 44 वेस्ट कंट्रीज में देख लीजिए 2 to 3% लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है। ये सिचुएशन अभी भी हमारे साथ। तो हम ये पूछ, सरकार कर क्या रही है? सरकार का रोल क्या है? सरकार का रोल बिजनेस चलाना नहीं है। सरकार का रोल है प्रोडक्टिव, हेल्दियर, एजुकेटेड लेबर फोर्स तैयार करे, जो कि फिर फ्लेक्सिबिलिटी से बिजनेसेस चलाए। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा कि हम MSP बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे पास 100 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन है, हमारी बफर कैपेसिटी सिर्फ 30-35 मिलियन टन्स है, 4 टाइम्स एक्स्ट्रा हमने FCI गोडाउनों में डाल रहा है जो चूहे खा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी फार्मर्स को ज्यादा MSP दे जा रहे हैं। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि सच बोले। फार्म लॉस पे हम आगे आके बात करेंगे, लेकिन वही है जब सरकारों को डर लगता है। बहुत सही बोला इन्होंने, सर ने बहुत सही बोला, और यही चीज है। और अभी राहुल गांधी के भी फिर हम सुनते हैं क्या बोला, आते ही मैं MSP दे दूंगा, आते ही मैं 8,500 रुपए खटाखट लोगों को दे दूंगा, चाहे वो है ना जो फसल है ना वो सड़ जाए उसमें गोडाउन में पड़ा। ये हार्श रियलिटी है। नहीं तो सच बोलूंगा मैं, फार्मर्स भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। लेबर चौक पे खड़ा है एक इंसान, वो भी मेहनत करके कमाने की कर रहा है। वो भी कल को कह देगा मैं कस्सी और ये लेके खड़ा हूं, मेरे को दिहाड़ी वैसे नहीं मिल रही, तो मेरे कस्सी लेके खड़े रहने का चौक पे मुझे इतना दे दो। वो मेरे को भी एक तरह से MSP दे दो फिर। सोचो जरा, ये चीज सोच के चलनी पड़ेगी भैया। और ये चीज है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां जहां मिलनी चाहिए, जिस चीज पे वो मिल रही है। लेकिन अब क्या हो गया, हर एक को हर चीज पर ही वो चीज। और यहां पर मैं किसानों की फेवर में या अनफेवर में बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इन जनरल।
जीने का हक तो हर एक इंसान को है, कमाने का हक तो हर एक इंसान को है। एक लेबर चौक पे खड़ा इंसान वो भी कमाने के लिए खड़ा है। अगर उसको नहीं, एक चीज बता, जो मतलब फार्मर्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ही अच्छे उसके हैं, हाँ, लेकिन उसको आप एमएसपी, या फिर जो बिल्कुल एक बेचारा बूढ़ा जो है, मतलब जो बिल्कुल ही एकदम जो मजबूरी में बिल्कुल वो मजदूरी कर रहा है, जो लेबर है बिल्कुल, उन्होंने बहुत सही बोला, सरकार ले लेगी, सरकार का फंड भी चला गया, वो खाना भी सड़ गया, हर एक चीज। तो वही चीज देख के चलना पड़ा। फार्म लॉज आए थे, मोदी जी को वापस लेने पड़े, लेकिन वो एंड ऑफ द डे सच बोलूंगा बेनिफिट के लिए थे। ठीक है। और एक और चीज मैं बोलूंगा, हमेशा से ही ये जो भाषण देके कहते हैं ना, मैं आज जो सरकार मना करती है लॉजिकली, अब की सरकार ना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन ओपोजिशन क्या, हम ये दे देंगे, महंगाई हो रही है, हम ये सब्सिडी भी दे देंगे। युवा बैठा है, नेट चला रहा है दबा के, फेसबुक चला रहा है, उसको हम 8,000 रुपए भी 8,500 दे देंगे और उसको डेटा भी दे देंगे। अरे भैया डेटा तो उसके पास है, चलाने का टाइम भी है उसके पास, ठीक है। उसके लिए बातें करो स्किलफुल करने की, जो कि हमने मुहिम देखी है कि स्किलफुल इंडिया कितनी मुहिम चल रही है, लोगों को स्किलफुल बनाया जा रहा है। और फिर एक इन्वायरमेंट क्रिएट, इन्वायरमेंट कैसे, इलॉन मस्क कहता है मैं तो बाहर से गाड़ी बना के लाऊंगा, चाइना सर तुम्हारे बेचूंगा, एग्जांपल दे रहा हूं। तो मोदी जी क्या कहते हैं, तो भैया इतना भयंकर टैक्स भरना पड़ेगा तुझे। वो कहते हैं ना इतना नहीं भर सकता मैं। तो मोदी कहता तो फिर तो यहाँ प्लांट लगा, हमारे लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, तुम भी उसको उनको थोड़ा स्किलफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करके तुम भी उनको और वो स्किलफुल बनाओ और उनको रोजगार भी दो। तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाता है, बहुत चीजें होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर ना आज भी लोगों को फ्री क्या था, अरे मैं खुद भी बोलता हूँ यार, मैं जाऊंगा ना बिस्किट लेने जाऊंगा, मुझे दिखेगा ना इसके पैकेट और फ्री मिल रहा है, ओहो इतनी खुशी होती है। तो हमें थोड़ा सा ये समझ के चलना पड़ेगा कि देश को अगर फ्री कर दिया ना तो भैया ये भट्टा बैठ जाएगा। दिल्ली में मुंह पे बोलता हूं, केजरीवाल ने जो 400 यूनिट कर रखी है ना, रियल में सर्वे करके ना सिर्फ उनको दी जाए जो जरूरतमंद है। हर एक इंसान 400 यूनिट, घर में लोगों के एसी, अरे फ्लोर पे चार फ्लोर है ना, तो चारों फ्लोरों पे लगा देंगे वो मीटर अलग अलग। ये बहुत ही वो है। आप देश का कितना नुकसान कर रहे हो ये समझो। वांट्स और नीड में फर्क होता है। जिनको नीड है ना उनको दी जाए चीजें। वांट्स क्या होती है, जैसे मेरा चल रहा, मेरे पास एक फोन है, मान लो बहुत बड़े लाख रुपए का फोन चला रहा हूं मैं, यार एक फोन और ले लेता हूं, ठीक है। अरे यार टीवी क्यों ऑन करना, कभी कभी मन करता है कंबल में लेट के अपना आईपैड में भी देख लेता हूं, लेता हूं। वो जरूरत नहीं है, वो एक वांट है। नीड क्या है, यार बहुत गर्मी लग रही है, काश एक पंखा ही लग जाए, यार बहुत भूख लग रही है, ठीक है, रोजगार गया हुआ है, काश सरकार थोड़ी सी हेल्प कर दे खाने की, ठीक है। ये चीज यार, मैं क्या पता बिजली के भी पैसे नहीं है, इंसान बिल्कुल ही गरीब है, बिल्कुल ही भाई, वो चीज होती है। यहाँ पर तो भाषण सुन के मुझे लगता है ये ओपोजिशन है हमारा। नॉर्मल खाना है, रोटी है, तो आपकी नीड है। अब आपको यार सरकार इतने पैसे दे दे, नेट तो चला ही रहो, फेसबुक, पिज्जा और ऑर्डर कर। भैया अगर आप सीरियसली ऐसे इस तरीके से आप लोग वोट मांग रहे हो, ये ओपोजिशन हमारा है ना, तो मुझे कई बार बहुत ये लगता है कि जो लोग कहते हैं कि भैया ओपोजिशन को, वो बहाने हैं। मजा सबको फ्री में मजा आता है, लेकिन ना जो आज माहौल हमारे लिए ना, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। इसके अभी नेक्स्ट पार्ट पे भी जल्दी रिएक्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।